नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। चलिए शो की शुरुआत करते हैं यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों के साथ। और जिस तरह के नतीजे आए हैं, तीसरी तिमाही में आईसीआईसीआई बैंक ने अनुमान से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। मुनाफे की बात करें, 15% की बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज हुई है। एसेट क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर स्थिरता देखने को मिली है। नतीजों को डिटेल से समझा रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव जवलकर। गौरव, बताएं। अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों की, तो काफी अच्छे नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो 9% की ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि कहीं पे नेट इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस जो था वो ज्यादा था, बट इसी के साथ साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन में सिर्फ 2 बेसिस पॉइंट का फॉल जो है वो देखने को मिला था, जो कि एस्टिमेट से थोड़ा अच्छा ही था। पीपीओपी की अगर बात करें तो वहां पे एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिला, 15% का ग्रोथ रहा है, क्योंकि हाई फी इनकम जो है वो हमें इस क्वार्टर में देखने को मिली। और ओपेक्स की बात करें तो वहां पे भी एक लोअर नंबर देखने को मिला था। और इसी के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी में भी 15% का ग्रोथ मिला, जो कि एस्टिमेट से ज्यादा था। अगर हम बात करें लोन बुक की, तो वहां पे 14% का ग्रोथ देखने को मिला, जो कि एस्टिमेट के लाइन में ही था। बट डिपॉजिट्स में कहीं पे थोड़ा एस्टिमेट से कम नंबर जो है 14% का ग्रोथ इस क्वार्टर में देखने को मिला था। और इसी के साथ साथ कासा रेशियो जो है वो डिक्लाइन हुआ है, वो 39% पे आया है, जो कि पहले 40.6% पे था। इस क्वार्टर के अगर एडवांसेस की बात करें तो कहीं पे बिजनेस बैंकिंग की वजह से एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला एडवांसेस में, क्योंकि 32% का ग्रोथ बिजनेस बैंकिंग में ही देखने को मिला। बट रिटेल लोन्स की बात करें तो कहीं पे 10% की ही ग्रोथ थी। इसी के साथ साथ अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छा पॉजिटिव सरप्राइज वहां पे देखने को मिला था। ग्रॉस एनपीएस नेट एनपीएस तो स्टेबल रहे ही। इसी के साथ साथ बैंक ने कंटिजेंसी प्रोविजन था वो भी कहीं पे यूज नहीं किया है। बट इसी के साथ ग्रॉस स्लिपेजेस में हालांकि 17% का अपटिक देखने को मिला, बट क्रेडिट कॉस्ट जो है वो स्टेबल रहा है। इम्प्लाइड क्रेडिट कॉस्ट 0.4% पे आता है। अगर हम Q3 की बात करें तो कहीं पे सीजनली वीक होता है ये क्वार्टर, बट इसके दौरान भी एक अच्छे नतीजे बैंक की तरफ से इस क्वार्टर में देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी में हमें बीट देखने को मिला। जो एसेट क्वालिटी है वहां पे काफी अच्छे नतीजे, और इसी के चलते अभी कमेंट्री जो आती है आगे जाके ग्रोथ की, वो देखना काफी जरूरी रहेगा। राइट, शुक्रिया गौरव, आपने तमाम विश्लेषण किया नतीजों का। लेकिन चलिए विस्तार से और बातचीत करते हैं। मेरे साथ जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह भी जुड़ गए हैं। गौरांग, हाय, स्वागत है आपका। और गौरांग, जिस तरह के नतीजे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बताइए आपका फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स देखकर क्या फिलहाल रुझान बनता है? धन्यवाद कविता, आपका सभी को प्रणाम और शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो जैसे अभी आपके सहयोगी भी बता रहे थे और आंकड़े भी मैंने देखे, कुछ समय पहले आंकड़े आए, मेरे ख्याल से सभी पहलुओं पर अगर आप नजर डालें तो जो अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आते हुए दिखे। एक अच्छी बात यह है कि एडवांस और डिपॉजिट्स के जो आंकड़ा आए हैं वहां पर भी हमने एक सकारात्मक सा रुझान और सुधार की तरफ आंकड़ा आते हुए दिखा है। अनिवार्य होगा पहले तो डिस्क्लोजर देना कविता कि हमारी खरीदारी की राय रही है काफी लंबे समय से आईसीआईसीआई बैंक पर। फिलहाल अब नतीजे आ जाए, लेकिन आज से पहले जो नतीजे आए थे उसको ध्यान में रखते हुए और उसका अध्ययन करते हुए हमने लक्ष्यांक करीबन 1650 के रखे थे। अब नतीजे आ जाए तो मेरे ख्याल से सोमवार तक का समय आपको देना पड़ेगा। जो परिवर्तन होगा लक्ष्यांक को लेकर के, वो मैं शनिवार को या अगले हफ्ते जब आपसे मुलाकात होगी और बात होगी तब नए लक्ष्यांक की मैं बात करूंगा। लेकिन हाँ, जो भी आंकड़े आए हैं अनुमान से बेहतर आए हैं। और राइट, चलिए वैसे तो सोमवार को बातचीत होने ही वाली है आपसे इस स्टॉक पर, लेकिन रिएक्शन सोमवार को मजबूत देखना चाहेंगे हम? मेरा मानना है कि वित्तीय क्षेत्र में खास करके जो निजी क्षेत्र के, हमने एचडीएफसी बैंक के भी नतीजे देखे, एक्सिस बैंक के थोड़ी बहुत निराशा थी, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के आंकड़े देख करके लगता है कि सोमवार को एक सकारात्मक रुझान के साथ शुरुआत होनी चाहिए। और राइट, चलिए बाकी बातें आपसे सोमवार को होगी। बहुत बहुत धन्यवाद गौरांग, आपने समय दिया और बात की नतीजों पर। धन्यवाद कविता आपका। हम आगे बढ़ते हैं। एलआईसी ने एक दिन में 6 लाख से ज्यादा पॉलिसियां बेचकर मैड मिलियन डे बनाया है। 20 जनवरी को कंपनी ने एक ही दिन में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रीमियम का कलेक्शन भी किया है। और इसी खबर को आइए समझते हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह से। पिछले कुछ सालों में आपने बिग बिलियन डे का नाम सुना होगा, काफी प्रचलित रहता है, जहां पर ई कॉमर्स कंपनी के द्वारा बड़ी अमाउंट में डिस्काउंट दिया जाता है और लोग जो है जमकर शॉपिंग करते हैं। लेकिन इस बार देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के द्वारा मैड मिलियन डे आयोजित किया गया। 20 जनवरी को मैड मिलियन डे जो है
मनाया गया, जिसमें एलआईसी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक दिन के अंदर ही 1,000 करोड़ से ज्यादा का जो प्रीमियम एकत्रित किया गया, उसके अंदर जो है करीब 6 लाख से ज्यादा पॉलिसीज जो है वो एक दिन के अंदर बेची गई। देश भर के अंदर एलआईसी के करीब 4.5 लाख एजेंट्स जो थे उनके द्वारा एक दिन के अंदर 6 लाख पॉलिसीज बेची गई और 1,000 करोड़ से ज्यादा का जो प्रीमियम है वो जमा कराया गया। तो 20 जनवरी जो इस हफ्ते मनाई गई उसकी सिग्निफिकेंस ये है। हालांकि एलआईसी की जो स्थापना हुई थी वो 1 सितंबर को हुई थी 1956 के अंदर, लेकिन जो फैसला लिया गया था तमाम इंश्योरेंस कंपनियों को एक करके एलआईसी की स्थापना करने की, वो जो फैसला है वो 20 जनवरी को लिया गया था, 20 जनवरी 1956 को लिया गया था। तो इसके सिग्निफिकेंस को देखते हुए एलआईसी के द्वारा मैड मिलियन डे मनाया गया, जहां पर तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। एक दिन के अंदर 6 लाख से ज्यादा पॉलिसी, 4.5 लाख एजेंट्स की भागीदारी और 1,000 करोड़ से ज्यादा का प्रीमियम कलेक्ट किया गया एलआईसी के द्वारा मैड मिलियन डे के मौके पर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर मुंबई में एमएमआरटीए ने ऑटो और टैक्सी किराए को 3 रुपये बढ़ाने का फैसला किया है। बढ़ा हुआ किराया 1 फरवरी 2025 से लागू होगा। पूरी खबर हमारी सहयोगी आस्था समझा रही है। एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई रीजन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से, जो कि वो डिस्कशंस में है कि कैब्स और ऑटो रिक्शा का भाड़ा थोड़ा बढ़ा दिया जाए। और हाल ही में एमएमआरटी ने ये डिस्कस करा है यूनियन से, जो कैब्स और ऑटो रिक्शा के यूनियन से यही डिस्कशन में है कि हो सकता है उनका भाड़ा थोड़ा बढ़ जाए। अब फाइनल डिसीजन जो है और इम्प्लीमेंटेशन जो है कि कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, वो हो सकता है कि 3 दिन में आए। लेकिन जो प्रपोजल ऑटो रिक्शा और कैब की यूनियन की तरफ से आए हैं वो हम आपको बताते हैं। कैब और ऑटो रिक्शा ने ये प्रपोज करा है कि उनके जो मिनिमम फेयर है, जो मिनिमम भाड़ा है वो 3 रुपये से ज़्यादा हो जाए। तो पहले जो ऑटो का भाड़ा था वो 23 रुपीज़ था, जो कि बढ़ के अब 26 रुपीज़ कर देने का उन्होंने प्रपोजल रखा है। साथ साथ में टैक्सी कैब जो है जिनका भाड़ा 28 रुपीज़ था, उनको बढ़ा के 31 रुपीज़ का प्रपोजल रखा गया है। तो ये सब इम्प्लीमेंट 3 दिन में हो सकता है। साथ ही साथ लास्ट जब भाड़ा मुंबई में इंक्रीज़ हुआ था तो वो पहले 2022 में अक्टूबर के टाइम इंक्रीज़ हुआ था, और अब डिस्कशन जाके हो रहा है 2025 में कि हो सकता है ऑटो कैब्स का भाड़ा बढ़ा दे। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, एमएमआरटीए ने ये भी प्रपोज करा है कि थाने रीजन में एसी बसेस का जो भाड़ा है वो कम से कम 35 से 50% कम कर दिया जाए। तो ये एक गुड न्यूज़ है लोगों के लिए। अब एसी बसेस में ट्रैवलिंग ईजी हो जाएगी, जहाँ लोगों को कम भाड़ा देना पड़ेगा। अब ये 2 बड़ी खबरें हैं, जहाँ एक तरफ मुंबई रीजन में ऑटो और कैब टैक्सी का भाड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, वहीं थाने में एसी बसेस का भाड़ा थोड़ा कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदानी ग्रुप ने श्रीलंका में विंड पावर प्रोजेक्ट रद्द होने की खबर का खंडन किया है। अदानी ग्रुप ने प्रोजेक्ट रद्द होने की खबर को भ्रामक बताया है और इस मामले पे और जानकारी हमारे सहयोगी अनुराग जोशी दे रहे हैं। अदानी पावर ने विंड पावर प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ खबरों का खंडन किया है। अदानी ग्रुप ने ये बताया कि 400 मेगावाट श्रीलंका में विंड पावर प्रोजेक्ट के रद्द होने की खबरें गलत हैं। ग्रुप ने ये कहा है कि श्रीलंका में जो पावर प्रोजेक्ट के रद्द होने की जो रिपोर्ट है वह झूठी और बेबुनियाद है, और अदानी ग्रुप ने स्पष्ट किया है कि प्रोजेक्ट को रद्द नहीं किया गया है। श्रीलंका के कैबिनेट द्वारा टैरिफ के पूर्व मूल्यांकन का फैसला स्टैंडर्ड रिव्यू प्रोसेस का हिस्सा है, और अदानी ग्रुप ने कहा है कि श्रीलंका में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में वे $1 बिलियन का जो निवेश का जो उसने पहले घोषणा की थी वह उस पर प्रतिबद्ध है। ऑलराइट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे टाटा स्टील को केस नतीजे आने वाले हैं सोमवार को, उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। और नतीजों में दबाव आखिर कहाँ दिख सकता है, किस तरह का अनुमान है, क्या कहता है विश्लेषण, हमारे सहयोगी आशीषा समझा रही हैं। बिल्कुल, सिक्वेंशियल बेसिस पर देखें तो टाटा स्टील के नतीजे इस तिमाही में सॉफ्ट हो सकते हैं। याद रखें स्टील प्राइसेस सिक्वेंशियल बेसिस पर घटे हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी के रियलाइजेशंस पर होता हुआ नजर आएगा। आंकड़ों की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 53,673 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है, 2% की गिरावट सिक्वेंशियल बेसिस पर। वहीं मार्जिन यहाँ पर ज्यादा दबाव दिखाई देगा, 8.9% एक्सपेक्टेड मार्जिन वर्सेस 11.4% जो कंपनी ने दूसरे तिमाही में रिपोर्ट किए थे। इंडिया ऑपरेशन
की बात करें तो हाँ, वॉल्यूम्स के फिगर्स अच्छे आ सकते हैं इस तिमाही में, लेकिन उसके बावजूद जैसे मैंने बताया रियलाइजेशंस लोअर साइड पे थे, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्प्रेड्स पर भी दिखेगा। एबिटा पर टन 10 से 12% की गिरावट के साथ करीब 11,500 रुपये पर टन के पास आ सकता है। तो सीक्वेंशियल बेसिस पर मार्जिन पर इम्पैक्ट दिखेगा और रियलाइजेशंस, जिसके चलते स्प्रेड्स पर भी इम्पैक्ट दिखेगा। यूरोपियन ऑपरेशंस की बात करें तो यहाँ पर सीक्वेंशियल बेसिस पर लॉसेस नैरो होते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिर भी इसका दबाव कंसोलिडेटेड नंबर्स पर दिखाई देगा। आंकड़ों की बात करें तो एबिटा पर टन लॉस यूरोपियन ऑपरेशंस का करीब $55 पर टन के आसपास होगा वर्सेस $72 पर टन का लॉस जो कंपनी ने दूसरी तिमाही में रिपोर्ट किया था। मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर, स्टील प्राइसिंग को लेकर, कैपेक्स प्लान्स को लेकर, वो काफ़ी क्रूशियल रहेगी। बट ऑल इन ऑल सीक्वेंशियल बेसिस पर कमज़ोर नतीजे एक्सपेक्टेड है। स्टील प्राइसेस घटे हैं, जिसका इम्पैक्ट नतीजों पर दिखेगा। और राइट, टाटा स्टील के नतीजों की यहाँ पर बातचीत होगी, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम के आवंटन में इजाफा हो सकता है। बांग्लादेश में जारी तनाव के बीच सरकार के फैसले से टेक्सटाइल सेक्टर को आखिर कितना फायदा हो सकता है, पूरी खबर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित बता रहे हैं। बजट में सरकार का टेक्सटाइल सेक्टर पर विशेष फोकस रहने वाला है, जहां वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजटीय एलोकेशन करीब 4,417 करोड़ रुपए था, वहीं 2025-26 के लिए इसको बढ़ा करके करीब 5,500 करोड़ रुपए किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार पीएलआई स्कीम में भी बढ़ोतरी, यानी कि जो बजटीय एलोकेशन है पीएलआई स्कीम के लिए, इसके क्वांटम को बढ़ाने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। इसके साथ साथ पीएलआई स्कीम की जो मियाद है, इसमें भी छूट देना या इसकी मियाद को बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर रही है, उसका भी जिक्र हम बजट में होता हुआ उम्मीद इसकी कर सकते हैं। इसके साथ सरकार पीएलआई स्कीम के अलावा भी जो अन्य इंसेंटिव बेस्ड स्कीम है उसका भी अनाउंसमेंट बजट में कर सकती है, ताकि टेक्सटाइल सेक्टर को, विशेषकर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, उसको फायदा पहुंचा जा सके। ये सब इसलिए क्योंकि सरकार को लगता है कि पड़ोसी मुल्क में जिस तरीके से राजनीतिक उठापटक हुआ है, वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चोट पहुंची है, ये भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बना रही है और इंडस्ट्री को फायदा पहुँचाने के लिए इस तरीके के कदम उठाए जा सकते हैं। यहाँ तक कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो मशीनरी है, उनके इंपोर्ट पर ड्यूटी रैशनलाइजेशन पर भी विचार किया जा रहा है, जिसका जिक्र बजट में हो सकता है। और जो अलग अलग टाइप के जो टेक्सटाइल हैं, यार्न्स हैं, उसके इंपोर्ट पर कुछ हद तक छूट भी हम इस बजट में उसका अनाउंसमेंट होता हुआ देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर तमाम डिटेल्स और बजट से जुड़ी अहम खबर हमने आपको बताई है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें बरकरार है। फोकस करेंगे एक बार फिर से बजट से जुड़ी अहम खबरों की ओर ब्रेक के बाद। ये आगे बढ़ते हैं और 1 फरवरी को बजट आने वाला है। रियल्टी सेक्टर से आखिर क्या उम्मीदें हैं, हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा ने वन ग्रुप के उदित जैन और कॉलियर्स इंडिया के रिसर्च हेड विमल नादर से खास बातचीत की है। इस बातचीत के अंश आइए आपको दिखाते हैं। चलिए बातचीत करते हैं हम विमल से और साथ ही उदित से। आप दोनों से ही एक ही सवाल होगा मेरा, और बहुत ही सिंपल सा सवाल है सर, इस बार की बजट की उम्मीद क्या है? विमल, पहले आपसे शुरू कर रहे हैं। आप बजट को इस बार कैसे देख रहे हैं, क्या उससे उम्मीदें हैं, खासकर रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर? इस बार जो बजट 2025 है, अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक हमारे असेसमेंट के हिसाब से 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। एक अफोर्डेबिलिटी, दूसरी बात है पॉलिसी सपोर्ट, और तीसरी है इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू मोर ग्रेटर हाउसिंग फाइनेंस। अभी ये 3 जो पिलर्स हैं, ये 3 पिलर्स डिमांड साइड एज वेल एज सप्लाई साइड के इर्द गिर्द रहेगा। सो फ्रॉम एन अफोर्डेबिलिटी परस्पेक्टिव, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अफोर्डेबल हाउसिंग फोकस रहा है काफ़ी सालों से, काफ़ी बजट में। उसके बावजूद आई थिंक जो डिज़ायर्ड आउटकम है वो अभी तक प्राप्त पूरी तरह से हुआ नहीं है। तो इसी वजह से आई थिंक वो फोकस बरकरार रख के, इनफैक्ट ज़्यादा एम्फेसिस ज़रूरत है अफोर्डेबल हाउसिंग पे। शुरू से अगर हम बात करेंगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो स्टैंडर्डाइजेशन डेफिनेशन है, ये मुद्दा काफ़ी टाइम से, वक्त से चला आ रहा है। आई थिंक वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज डेफिनेशन है अराउंड एरिया, डेफिनेशन है अराउंड टिकट साइज, एंड अगेन प्राइस वेरी करता है हर एक मार्केट में, तो वो स्टैंडर्डाइजेशन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा टू बिगिन विद। फिर काफ़ी सालों से वो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो है उसको रिवाइव करने की बिल्कुल बहुत ज़रूरत है। वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को रिवाइवल करने की। फिर टैक्स हॉलीडेज इंट्रोड्यूस किए गए थे पिछले कुछ सालों पहले ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स।
कहीं ना कहीं इन सम वे ये टैक्स हॉलीडेज की ज़रूरत है. सम कंसेशन, सम इंसेंटिव्स फॉर डेवलपर्स दैट विल ऑल्सो फिर कॉस्ट भी लोअर करेगा फॉर बायर के लिए. सो फ्रॉम एन अफोर्डेबिलिटी परस्पेक्टिव ये एम्फेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर अफोर्डेबल हाउसिंग और टैक्स कंसेशंस बात करें तो 80EE था फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए. उसको री इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एक एडिशनल इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का डिडक्शन मिलता था ओवर एंड अबाउट 2 lakhs. तो आई थिंक ये बजट में इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स जो चल रहा है ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स पार्क्स, ये कहीं ना कहीं इंटीग्रेट और कोऑर्डिनेट होके इस हद तक हो कि देर इज सीमलेस डेवलपमेंट. और ये जो छोटे टियर 2 सिटीज़ इमर्जिंग सिटीज़ हम बात कर रहे हैं, ये भी ग्रोथ इंजन के तौर पे काम करेगा. तभी आई थिंक जो टारगेट सेट किया है हमने विजन 2030 तक $1 ट्रिलियन का रियल एस्टेट मार्केट, आई थिंक तभी वो उस डायरेक्शन में एटलीस्ट काफ़ी कंट्रीब्यूट करेगा. उदित, आपसे भी यही सवाल होगा, आपका व्यू पॉइंट, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है इस बार के बजट से? मैडम क्या कर सकती हैं? हमारी ये है एक्सपेक्टेशन कि जो इस बहुत ज़्यादा कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गई है. कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट इंक्रीज होने से जो एक अफोर्डेबिलिटी का एक फैक्टर जो प्रधानमंत्री जी ने पुश करा था 2018 में, 2019 में, वो अफोर्डेबिलिटी कहीं ना कहीं पे वो गुम हो गई है. वो अफोर्डेबिलिटी को वापस एक बार लेकर आया जाए. और क्योंकि कॉस्ट बढ़ चुकी है, आज वो 2019 में 45 लाख रुपए, 30 लाख रुपए की एक वो रखी थी, अब वो इंक्रीज करके उसको कम से कम 60 लाख से लेके 90 लाख रुपए और 1.25 करोड़ रुपए, 1 करोड़ से ऊपर का लेके जाना चाहिए. क्योंकि बहुत सारे सिटीज ऐसे हैं, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, NCR में, वहां पे 1 करोड़ से कम कोई भी आपको अफोर्डेबल यूनिट एक 2 BHK या 3 BHK कोई आदमी लेना चाहे तो उसको नहीं मिलता है. 10 से 15 साल पहले 2 लाख रुपए की ये बनाई गई थी स्कीम, और अभी वो बिल्कुल उसमें इंक्रीज नहीं हुई है. जैसे अगर हम हर साल का माने कि इंडेक्सेशन होती है, तो इंडेक्सेशन के अकॉर्डिंग भी ये आज कम से कम 5 लाख रुपए बन जानी चाहिए थी. एक तो ये फैक्टर है. और दूसरा है कि अब हमारा बहुत सारी जगह एक स्टैम्प ड्यूटी की रैशनलाइजेशन नहीं हुई है. स्टैम्प ड्यूटी कई जगह पे सर्कल रेट सरकार का सर्कल रेट बहुत ज़्यादा हाई है और मार्केट वैल्यू उस प्रॉपर्टी की कम है. हालांकि ये स्टेट सेंटर का विषय नहीं है, ये स्टेट का विषय है, बट फिर भी एक सेंटर से इस चीज़ को पुश दिया जा सकता है कि वो स्टेट्स को पुश दें कि आप सब अपनी इसको रैशनलाइज करें, और जैसे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी मिले जिन सिटीज़ में ट्रांजैक्शंस नहीं हो पा रही है. फॉर एग्जांपल यूपी में अगर हम बात करें, बहुत सारे सिटीज़ हैं, जैसे आगरा हो गया, अपना मथुरा हो गया वहाँ पे, या फिर हम राजस्थान में बात करें तो वहाँ पे भिवाड़ी है, अलवर है. वहाँ पे बहुत बड़ा एक मिसमैच है सर्कल रेट को लेके और मार्केट रेट को लेके. तो मार्केट रेट के मद्देनजर रखते हुए उनको सर्कल रेट को रैशनलाइज कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, जिससे कि लोग एक्चुअल में ट्रांजैक्शन करें. और स्टैम्प ड्यूटी की चोरी तो उससे हो ही नहीं सकती. स्टैम्प ड्यूटी मिलेगी और ऊपर से जब ट्रांजैक्शन होगी तो लोग उस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन होगी तो GST का उनको, सरकार को भी उससे इनकम आएगी.